नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल में। किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी भोपाल में। किसान भाइयों, यहाँ पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय है मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप एवं नवाचार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स कृषि मंत्रालय से, कृषि विभाग से, उच्च अधिकारी और विभिन्न जिलों से हमारे किसान भाई आए हुए हैं जो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। हमारे किसान भाई साझा करेंगे उन विचारों को कि कैसे उन्होंने मधुमक्खी पालन से लाभ कमाया, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई। इसके साथ ही हमारे उच्च अधिकारी भी प्रशिक्षित करेंगे हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, चलते हैं कार्यशाला की ओर। कृषि मशीनरी परीक्षण दिनांक 19/4/23 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय एवं प्रशिक्षण संस्थान बुधनी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM के तहत मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन लगभग 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों, हितधारकों, स्टार्टअप उद्यमियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शहद प्रसंस्करणकर्ताओं के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि और भारत सरकार के अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने किया। दरअसल किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने में मधुमक्खी पालन अहम साबित हो रहा है। भारत सरकार की कल्पना है कि जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन मधु क्रांति की भी हमने गति से प्रगति करनी चाहिए। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM की शुरुआत की है। इस योजना को लागू कर रहा है नेशनल बी बोर्ड। इस सेशन के वक्ता डॉक्टर मनोज अहिरवार, वैज्ञानिक KVK दमोह, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर MP से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विषय कृषि बागवानी फसलों में उपज बढ़ावे के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। जो हमारे हनी ग्रोवर्स है, जो हमारे मधुमक्खी पालक किसान हैं, इनको सही तरीके से कैसे गाइडेंस दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी मिशन सक्सेस होता है तो उसमें एक पूरी चैन काम करती है और फेल होता है तो वो पूरी चैन फेल होती है। हमें उस चैन का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। उस चैन के हिस्से में जो हमारी निजी कड़ी है, जो उत्पादक है, जो हमारे किसान हैं, उसको हमें सही तरीके से उत्पादन की टेक्निक, साथ में पैकेजिंग की टेक्निक, साथ में मार्केटिंग और हनी उत्पादन से संबंधित जो भी FSSAI के जो रूल्स हैं, खाद्य विभाग के जो रूल्स हैं, प्रोसेसिंग के जो रूल्स हैं, टेस्टिंग के जो रूल्स हैं, वो सब हमें फॉलो करना पड़ेंगी। नहीं तो हम कहीं ना कहीं लीगली रूप से कहीं ना कहीं फार्मर्स को या इंस्टीट्यूट को या बोर्ड को प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले, क्योंकि जो हनी है वो एक खाद्य पदार्थ है और हनी के जितने भी आपके बाई प्रोडक्ट हैं, हनी तो एक प्रोडक्ट है, अपन कहें शहद जो है वो एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसके 8 से 15 प्रकार के बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं 2017 में कृषि विज्ञान केंद्र दमोह ने जब हनी उत्पादन में काम करना शुरू किया तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो गई वो थी कि मार्केटिंग की, गुड क्वालिटी पैकेजिंग की। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कई हमारे जो किसान भाई हैं
वो इसमें कहीं कहीं ज़्यादा फायदे के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। उससे इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब होता है और जो उसको यूज कर रहा है उसमें भी वो प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी किसान भाई ज़्यादा लालच के चक्कर में उसमें मिलावट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने मिलावट की तो फिर दूसरा जो हमारा किसान है उसकी हनी फिर नहीं बिकेगी। साथ साथ में और भी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रांडिंग, आप अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं। जैसे हमारी एक अभी मैडम है, इनका जो वाइल्ड हनी है, ये जो वाइल्ड हनी है इसमें अभी लोकली रूप में अनप्रोसेस है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है जो साइंटिफिकली वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम कम से कम जो एक स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड है हनी के, उनको फॉलो करते हुए हम अपनी पैकेजिंग ब्रांडिंग करेंगे तो हमारा बड़ा अच्छे तरीके से हनी का जो रेट होगा वो हमको मिलेगा और मार्केटिंग मिलेगा। ई किसान का जो अभी तक अपन ने सुना था सबसे अच्छा मित्र है केचुआ। आज और दादा ने सबको बताया कि दूसरा हमारा जो मित्र कीट है वो हमारी मधुमक्खी। केचुआ अगर जमीन के नीचे मिट्टी को उर्वर करता है तो जमीन के ऊपर का जो भाग है जिसमें फूलने फलने की जो क्षमता पैदा होती है, बीज उत्पादन बनने की, मतलब फूल से बीज बनने की प्रक्रिया में जो हमारा जो भाग है वो सही तरीके से जो करती है वो होती है मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी नहीं है तो फूल से फल नहीं बनेगा, जिसको आजकल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो फूल से फल बनने की किसी भी पौधे में, चाहे वो खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, इस प्रक्रिया को संपन्न करने में मधुमक्खी बड़े ही अच्छे तरीके का रोल अदा करती है। उस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर हमारे कोई भी फसल में, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो आपका आम हो या कोई भी फसल हो, फूल की अवस्था आ रही है और मधुमक्खी अगर आपके उस पर बैठना शुरू हुई है, उस समय हमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। अगर आपने कीटनाशक का उपयोग किया और खासकर सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड या जो इससे मधुमक्खी खत्म हो जाती है उस टाइप के इंसेक्टिसाइड का उपयोग उन 15 दिनों में, क्योंकि फ्लावरिंग अवस्था 8 से 15 दिन 20 दिन किसी भी फसल में चलती है, उस समय हमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग या कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। जंगल से जो अभी हमारे अधिकारी जो बताए, तो मैं जंगल से जंगली शहद एकत्रित करता हूँ और उसको अपने बाज़ार में बेचता हूँ। और वहाँ के जो वो हमारे गोंड भाई जो जमा करके लाते हैं उनका जो उपार्जन के लिए उनको पैसा दिलाता हूँ। तो मेरा मन हुआ कि चलो भाई इसको हम अब आगे बढ़ाएं, तो मेरे को कोई सहारा ही नहीं मिला। तो अभी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक वारासिवनी मुरझड़ फार्म में ये मधुमक्खी पालन के बारे में प्रशिक्षण था, वहाँ मेरे को बुलाया गया। तो फिर मैं आया तो हमारे दमोह से मनोज जी भी आए थे, मनोज सर जी भी आए थे। उनका भी वहाँ वक्तव्य सुनो मैं अच्छा लगा। तो अभी कैसे सोचे, तो फिर मेरे को हमारे राउत सर बड़गांव वाले उनने बोले आप जहाँ भी होंगे तो आप आइए, क्योंकि मैं उनको आग्रह किया था कि मेरे को सरकार से तेल मिले आदिवासियों के तहत शहद बेचने के लिए, ताकि मेरा वो संदेश जाए वहाँ तक और मेरे आदिवासी भाइयों का जो एकत्रित शहद है वो बिक जाए अच्छे भाव से, तो उनको 4 पैसा बने उनका। तो ऐसा सोच के फिर मैं उनके कहने से आज यहाँ पधारा और हमारे सर से अनुरोध करने पे अब मेरे को उतना जब बख्ता तो नहीं हूँ, मैं जन देहात में रहने वाला हूँ, सीधा साधा भाई, करथन खेती मर्थन भूख लकड़ी पान के बड़े ये है। तो मैं भी किसान का बेटा हूँ और मेरे इतने किसान भाइयों के सामने मैं अपने अंदर का विचार रखने का मुझको अवसर मिला और भाग्य मिले। तो हमको मैं थोड़ा सा खेती की तरफ मुड़ूंगा तो उसमें मिक्सचर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरे नौजवान पीढ़ी जो आ रही है, अभी बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मेरे को कि पूरा हाइब्रिड देसी अनाज को बिल्कुल भूल गए हम। और अभी देखता हूँ मैं तो क्या देखते हैं कि उम्र भी कम हो गई हमारी। पहले के लोग हजार महापुरुष लोग 1000 वर्ष जीते थे, 100 वर्ष तो जीना था। अभी तो 50 में बिल्कुल लटक जाते हैं। कारण वही है,
जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा टर्नओवर। तो खेती में दो प्रकार की खेती करो, खाने के लिए अलग करो और खर्चे के लिए अलग करो, और उसको परिवार को खिलाओ, आप भी खाओ, तो तंदुरुस्त रहोगे। और जैसे मधुमक्खी की बात आई तो मधुमक्खी जैसे केचुअल है वैसे ये हमारा मित्र है। केचुअल जैसे हमारी जमीन को 100 बार वो सरकार का कहना है कि बोले हम जो हमारे तो पर वो मांगता नहीं, वो कितने अंडे देता है और आ जाता है नीचे आता है, कितने निकालता है वो अपना तो, और हमारा खेत को बोला बनाता है और उसमें हमारे पानी का संचार होता है, इसको हम मनन करें। और हम अभी अंधाधुंध मतलब फर्टिलाइजर डाल डाल के पूरा बंजर कर दे जमीन को, कुछ दिन में नपुंसक हो जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मेरे भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा करें, तो उतना ही उसको फर्टिलाइजर डालें, तो उसमें डिकम्पोजर या गोबर खाद में मिला के उसको बॉन्ड को तोड़ें, और तोड़ने के बाद में उसको फिर खेत में डालें। मैं नहीं कहता कि DAP यूरिया मत डालो, और उसके बॉन्ड को तोड़ के डालो, तो क्या है उसको असर उतना हमारे वसुंधरा को नहीं पड़ेगा। वो रहेगी तो हम हैं, और वो नहीं रहेगी तो नहीं रहेंगे। एक खेती के बारे में 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ। ये घाघर भटरी की कहावतें मैं पढ़ाई जब पढ़ता था तो मैं 10वीं में था, सन 67 में, नहीं 66 में। तो सर जब हम बोर हो जाते थे तो बोले आज तुम्हारा मन नहीं है, क्यों? बोले क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर क्यों नहीं सुनते ढंग से, कहाँ बात कर रहे हो, उधर ध्यान तुम्हारा किधर है? तो फिर हम उनको गलत नज़र से देखते थे। तो बोले यार तुम नाराज हो गए, तो बोले आप पढ़ रहे हैं, बोले फिर पढ़ने के बाद क्या करोगे? तो बोले हम फिर नौकरी करेंगे। तो कोई बोले हम पुलिस में जाएंगे, कोई पटवारी बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, जो लगे वो बता देते हैं। और फिर जब बोले अरे रिटायर हो गए तो क्या करोगे? हम बोले खेती करेंगे, हमारे माँ बाप भी। अरे तो बोले माँ बाप की खेती है, ठीक है, पर कैसा करोगे? तो मेरे को प्रचार के आज भी उनको शिरोधार रखा मैं। तो बोले रोड किनारे की जमीन लेना, बोले वहाँ तालाब बनाना, बगीचा लगाना, कुआं बनाना, और बकरी पालना, मुर्गी पालना, मछली पालना, और मधुमक्खी पालना, और राहगीर को भी फल खिलाना, तुम भी खाना। और बोले पेड़ लगाना। तो एक पेड़, आम के पेड़ से तुलना किया था मेरे को कि बोले लड़का बेईमान हो जाएगा, पेड़ बेईमान नहीं होगा। अगर आपको जाना है या मेरे को जाना है मेरे बेटी के गांव, कि भैया मेरे को गांव जाना है, मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, तो बोले आज तो 28 तारीख है, 30 तारीख आने पड़ेगा, पैसे आएंगे तो चले जाना। और मैं थैला लेके आम के पेड़ के जाऊंगा तो मना नहीं करेगा, तोड़ने, बोले जितना तोड़ना है। और मैं वो आम लेके निकलूंगा वहाँ, तो सर आएंगे उधर से, बोले क्या है? बोले आम है। तो बोले अरे दे दे। तो हुआ ना आम, पेड़ बेटा से बड़ा। मैं सबसे बड़ी बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर बी कीपर्स भी आए हुए हैं, वो न्यूक्लियर स्टॉक प्रोडक्शन रानी मक्खी का उत्पादन करते हैं। जैसा कि हम फसलों में न्यूक्लियस बीज, फाउंडेशन बीज, सर्टिफाइड बीज बनाते हैं, और जितने अच्छे बीज होते हैं उतनी अच्छी उत्पादकता मिलती है। उसी तरह से मधुमक्खी पालन में भी यदि हम रानी मक्खी का उत्पादन करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और नई कॉलोनी बनाते हैं, इसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको हम IBDC कहते हैं, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें किसान भाई आकर के ट्रेनिंग ले, कैसे हमें प्रोसेसिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, टेस्टिंग क्या करनी है, इन सभी की ट्रेनिंग और प्रदर्शन के माध्यम से वो सीख सके, इसलिए इस तरह के हम सेंटर बनाते हैं। न्यूक्लियर स्टॉक सेंटर ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आप बीज बनाते हैं वैसे ही आपको रानी मक्खी बनाना है। अभी एग्जीबिशन में हमारे एक स्टार्टअप हैं, वो काम कर भी रहे हैं, उन्होंने बताया भी है। तो इस तरह की जो, और ये जो काम है, ये काम आपको आय भी देता है और साथ में दूसरे लोगों को कॉलोनी भी देता है। इसमें 2 फायदे होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम ब्रीडिंग के माध्यम से नए बीज तैयार करते हैं,
इसी तरह से हमारे पास जो हनी बीज होती हैं उनमें भी ब्रीडिंग करा करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी एक बड़ा काम है। और टेस्टिंग लैब्स की भी हम स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा बीज में बीमारियां भी होती हैं तो उन बीमारियों को चेक करना, एग्जामिन करना और उनका मैनेजमेंट करना, ये भी हमारी आवश्यकता है। इस तरह से शहद से संबंधित जो भी गाय है, यदि उसको मोम से यदि कोई प्रोडक्ट बनाना है वो भी काम कर सकता है। बी वैनम बनाना है, पॉलन इकट्ठा करके बेचना है, जिसको पॉलन को सुपर फूड कहा गया है। इसके अलावा प्रोपेलिस एक उत्पाद है जो पूरे शहद प्रक्रिया के दौरान, शहद बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रोपेलिस भी बनता है। इस प्रोपेलिस के उत्पाद बनाना ये भी एक अच्छा काम है। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तौर पे समझ के, ठीक सूझबूझ से, ठीक ट्रेनिंग से, केवीके जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ के, नेशनल बी बोर्ड द्वारा की जा रही ट्रेनिंग से जुड़ के अगर आप इस कार्य को करें तो इनकम निरंतर बढ़ेगी और इनकम बढ़ने के साथ पारिवारिक तौर पर भी आप सुदृढ़ होंगे और आर्थिक तौर पर भी कोई और भी कार्य अगर आप करना चाहेंगे खेती के साथ जोड़ के, उसको भी कर पाएंगे। हमारे सामने पाटिल साहब ने बड़ी विस्तार से नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन जो काम कर रहा है उसकी चर्चा की। मैं वो सारी चीजें दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर तय है कि नेशनल बी बोर्ड आज से कई साल पहले बना। मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2-3 साल पहले बना। मिशन ने मधुमक्खी मिशन ने आप लोगों के बीच में पहुंचने की पुरजोर कोशिश की है। हमारी कोशिश यही रहती है, जैसे 2-3 वक्ताओं ने ये भी कहा कि मधुमक्खी पालन करने की बात भी हो गई, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हमने कार्य भी शुरू कर दिया, लेकिन अंततः बहुत सारी जानकारियां हमें मिली नहीं, पता नहीं लगा, हम तक जानकारी पहुंची नहीं। तो कोशिश ये रहती है कि आज का जैसे ये छोटा सा वर्कशॉप सेमिनार हुआ, एक ही दिन का है, जबकि मधुमक्खी पालन की जो विस्तृत ट्रेनिंग है वो शायद 7 दिन लेती है, उससे भी ज्यादा। लेकिन इस किस्म की गोष्ठी में भी अगर आप ही हमारे बीच में बोलेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो आप जो भी सीखे हैं सारे उस कार्य में मधुमक्खी चलाने में, वो आप हमसे साझा करेंगे, तो शायद आप सब लोगों तक मधुमक्खी पालन के विषय में जो भी दिक्कतें आती हैं या उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, वो चीज साझे तौर पे सब तक पहुंचेगी। तो जब तक ये जानकारी चाहे हो केंद्र की स्कीमों की हो, राज्य सरकार बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चलाती है, मध्य प्रदेश सरकार भी स्कीमें चला रही है और बहुत जगह जहाँ केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है, राज्य सरकार भी उसमें बढ़ा करके पैसा देती है, वो जानकारी आप तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस विषय का पूरा लाभ आप उठा नहीं पाएंगे और ये मधुमक्खी पालन पे भी उतना ही लागू होता है। आज के दिन अगर हम मोटे मोटे आंकड़े देखें, लगभग 1,33,200 मीट्रिक टन शहद हमारे देश में उत्पाद उसका होता है, जिसमें से लगभग 74,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट होना अच्छी बात है, दूसरे देशों में जा रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो ऐसी प्रजातियां हैं शहद की जो हमारे देश की हैं, हमारे देश के वाइल्ड हनी है, जंगलात से हनी आता है और हनी है, लीची का हनी है, तरह तरह के शहद हैं देश भर में, उनको भी हम बढ़ावा दें। और हमारे मिशन का एक मेन मकसद ये भी है कि न केवल हम एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें, पर ये देखें कि जहां जहां कहीं पर भी कोई छोटे किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और वो वहाँ की प्रजाति का शहद उसको तकनीकी तौर पे कैसे विकसित किया जाए। अब एक बात होती है जीआई टैगिंग की। जीआई टैगिंग मतलब जहाँ का अगर बालाघाट है और बालाघाट में सुमरन जी के यहाँ से शहद निकलता है, तो उस शहद की कुछ विशेषताएं होंगी, क्योंकि वो वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न और वहाँ की जितनी भी फसल है उससे उपजता हुआ शहद है। तो उस क्षेत्र के लिए एक अलग पहचान तकनीकी तौर पे दी जाती है कि ये शहद बालाघाट शहद के नाम से जाना जाएगा। तो हमारी कोशिश है हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में, जहां जहां भी उस खासियत का शहद मिलता है उसको तकनीकी तौर पे उसकी पहचान दिलाएं। तो एग्री स्टार्टअप्स में जितने भी हमारे युवक युवतियां और बच्चे काम कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं, गाँव में अगर आप जाएंगे घूमने, जो प्रयोग कर तो रहे हैं लेकिन उनके प्रयोग की जानकारी किसी के पास शहर में नहीं है।
और सबसे बड़ा गैप यही है कि उनको पहचाने कौन, उनको जाके मिले कौन। तो कृषि क्षेत्र में वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको शायद इतना महत्व दिया नहीं जाता, और शहर में और भी। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे सब स्टार्टअप्स को, चाहे वो एमपी में हो, कर्नाटका में हो, तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, जम्मू कश्मीर में हो, सब तक हम पहुंचे नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से। अभी लगभग 34 ऐसे एग्री स्टार्टअप्स हैं जिनको हम नेशनल बी बोर्ड से और मिशन से फंडिंग दे चुके हैं। इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे अहम हिस्सा इस मिशन का ट्रेनिंग है। सबसे अहम हिस्सा इस मिशन का आपकी कैपेसिटीज को बढ़ाना है, आपकी जानकारी और जागरूकता को बढ़ाना है, ताकि आपको राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनके अलग अलग मुद्दों पे पूरी जानकारी मिले, और उसका फायदा उठाते हुए मधुमक्खी पालन जैसे कार्य को आप लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति को और मंजूर करें, ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी में। हमारे साथ विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों से एक्सपर्ट साथ में है, और यहाँ पर मधुमक्खी पालन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। किसान भाइयों, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। वो एक तो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और दूसरा जो है ये औषधीय गुणों से भी युक्त है। तो ये हमारे मानव शरीर में इसकी बहुत आवश्यकता है। जब इसका उत्पादन होगा, उपलब्धता होगी, तो इसकी खपत बढ़ेगी, और ये मानव शरीर में जब पहुंचेगा तो उससे इसका जो औषधीय गुण है और जो पोषक तत्वों से ये भरपूर है, उससे मानव स्वास्थ्य में सुधार होगा। जैसा कि आप जानते, पहले मधुमक्खियाँ पलती थीं, अपने आप पल जाया करती थी। आज हमको पालना पड़ रहा है। उसके पीछे जो प्रमुख कारण है कि जिस प्रकार से हम लोग कीटनाशक का उपयोग फसलों में कर रहे हैं, उसके कारण मधुमक्खी जो है वो कम होती जा रही है। अब जैसा हमारा शासन, सरकार ने प्राकृतिक कृषि को लाने का प्रयास किया है, जैसे जैसे प्राकृतिक कृषि का क्षेत्र हमारे प्रदेश में बढ़ेगा, वैसे वैसे मधुमक्खी पालन भी बढ़ेगा। और मधुमक्खी पालन करने से किसान को शहद उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो परागण के द्वारा पौधों में फलों की वृद्धि या दाने की वृद्धि कर देती है, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो अगर किसान मधुमक्खी पालन करता है तो वो जो हम आज कह रहे हैं ना कि कृषि की आय दुगनी होना चाहिए, अगर हम मधुमक्खी पालन करें तो कृषि की आय दुगनी होने के साथ साथ हमको और अतिरिक्त आय भी मिलेगी। इसलिए मधुमक्खी पालन जो है वो आज के समय में हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, फल के निर्माण के लिए परागण एक आवश्यक क्रिया है, और वह परागण कराने वाली होती है हमारी मधुमक्खी। अब पिछले कुछ समय से कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, इससे मधुमक्खी की संख्या में कमी आ रही है। हम फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं, पुराने दौर की तरफ, ताकि कार्बनिक खेती की जाए, मधुमक्खियों की संख्या बनी रहे, परागण हो और गुणवत्ता युक्त हमें बीज और फल प्राप्त हो। इसके अलावा सर, हम जानना चाहेंगे क्या लाभ है खास करके मधुमक्खी पालन। किसान भाइयों नमस्कार। मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा पिछले कोरोना काल से। इसका महत्व इसलिए ज़रूरी है कि जैसे वर्मा जी ने अभी बताया कि ये वो युग था कि जहां जिस समय अपने आप मधुमक्खी का पालन होता था कुदरती। अब रसायनों का अंधाधुंध उपयोग करने के बाद वो स्थिति खत्म हो गई। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं, मेरे यहाँ संतरे के बगीचे हैं। मैं बचपन में देखा करता था कि उसका संतरे का शहद जो खाते थे हम, वो एक औषधीय रूप में बहुत परिपूर्ण था, और आज हमको एक भी छत्ता हमारे बगीचे में नहीं दिखता। उसका कारण है अंधाधुंध निरंकुश रसायनों का उपयोग। लेकिन अब वही युग आने को फिर से तत्पर है, हम उसको कुदरती रूप से ला रहे हैं, और वो आएगा। जैसे वर्मा जी ने कहा कि जब तक ये जैविक उत्पादन हम नहीं लेंगे तब तक ये युग आएगा नहीं फिर से पुराना युग। दूसरी बात, मेरा अनुभव है खुद का, ये सभी को मालूम है कि इसमें औषधीय गुण तो है ही। 3 गुण सबसे महत्वपूर्ण है। पहला गुण है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और एंटी फंगल है। जब काढ़ा लिया जाता था कोरोना के समय में, बहुत लोगों को इसका पता नहीं था, लेकिन मैंने अपने ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर मैंने इसका उपयोग किया कि छोटा सा काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते, अदरक और
इसका काढ़ा बना के उसमें 1-2 चम्मच शहद डालने के बाद जो गले की जो खराशों का प्रॉब्लम था उस समय, जो खराश की वजह से कोरोना बढ़ जाता था, मैंने देखा है कि ये चमत्कारिक रूप से पूरा खत्म कर देता है और मेरा परिवार इससे बचा रहा। किसी प्रकार की हमको दवाई नहीं लगी, ये वो गुण है इसमें। किसान भाइयों, आज हमने जाना कैसे मधुमक्खी पालन हमारे किसान भाइयों को करना है। समस्याएं आती हैं, लेकिन अनुभवी हमारे एक्सपर्ट्स साथ में मंत्रालय के उच्च अधिकारी ये आपको समझाते रहेंगे, उन समस्याओं से भी अवगत कराएंगे, साथ में उनके हल भी देंगे। किसान भाइयों, इसके अलावा आज हमारे किसान भाइयों ने भी हमें समझाया, बताया कि किस तरह से मुश्किलों का सामना वह करते गए, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने के बाद कैसे उन्हें उसका लाभ मिला। किसान भाइयों, इसके अलावा हमने देखा कैसे महिलाओं की भागीदारी भी कृषि में बढ़ती जा रही है। महिलाओं को समस्याएं आती हैं, अभी भी विचारधारा उतनी नहीं बदली है, लेकिन उसके बाद भी कृषि में उनकी भूमिका अहम है। किसान भाइयों, एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।